आइए आज हम लोग मॉडल पेपर का शेष क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है। कह रहा है माध्यम में इसका तरंगदैर्ध्य क्या होगा। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 400 नैनोमीटर होगा, दूसरा ऑप्शन हमसे कह रहा है कि 450 नैनोमीटर होगा, तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि 600 नैनोमीटर होगा और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि 900 नैनोमीटर होगा। आइए हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले आपने तरंगिकाओं के सिद्धांत वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी तरंगदैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए हम लोग उस चैप्टर का डेरिवेशन देख लेते हैं कि जब आपने डेरिवेशन किया होगा तो लिखा होगा कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। केवल उसकी तरंगदैर्ध्य तथा वेग बदलता है। मतलब क्या कह रहा है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो उसके फ्रीक्वेंसी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलेगी, केवल बदलेगी तो उसकी तरंग दैर्ध्य बदलेगी और उसका वेग बदलेगा। आइए हम लोग उसके तरंग दैर्ध्य और वेग से संबंधित निगमन को जानते हैं। जैसे हमने मान लिया कि माना एक माध्यम है जो जल है, माध्यम जल है, जिसका वेग जिसमें वेग भी तथा उसका तरंगदैर्ध्य लैम्डा डब्ल्यू है। तो अगर इसके लिए देखें तो हम कह सकते हैं कि v बराबर न्यू इंटू लैम्डा डब्ल्यू, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दूसरी बात कहते हैं कि दूसरा माध्यम जो है या तो निर्वात है या तो वायु है, तो उसके लिए प्रकाश की चाल को हम c मान लेते हैं। c बराबर न्यू लैम्डा, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम लिखते हैं कि समीकरण 2 में समीकरण 1 की भाग देने पर, समीकरण 2 में समीकरण 1 की भाग दे दीजिए। समीकरण 2 में समीकरण 1 की भाग देंगे आप तो आपको मिलेगा कि c बटा v बराबर न्यू गुणे लैम्डा बटा, यहां से मिलेगा न्यू गुणे लैम्डा डब्ल्यू। न्यू से न्यू कट जाएगा, c बटा भी को हम लोग यन कहते हैं, तो यन बराबर आ गया लैम्डा बटा लैम्डा डब्ल्यू। जहां यन वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक होता है। यहां से हमने फार्मूला निकाल के दे दिया आपको कि n बराबर लैम्डा बटा लैम्डा डब्ल्यू, अर्थात निर्वात में तरंगदैर्ध्य
बटा माध्यम में तरंग दैर्ध्य बराबर अपवर्तनांक। अगर इस फार्मूले को, अगर यहां से इस फार्मूले से सवाल को हल किया जाए तो हम कह सकते हैं कि n बराबर लैम्डा बटा लैम्डा डब्लू, अर्थात लैम्डा डब्लू बराबर लैम्डा बटा n। लैम्डा का मान दिया है 600 नैनोमीटर, n का मान दिया है 1.5, लैम्डा डब्लू का मान निकाल लीजिए 600 अपान 1.5, यहां से दशमलव हटाइए, 0 बढ़ा दीजिए, काटेंगे 4 आ जाएगा, 2 0 बढ़ा देंगे, आंसर आ जाएगा 400 नैनोमीटर। मतलब आंसर हमको क्या मिला कि अगर 600 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का एक वड़ी प्रकाश निर्वात से 1.5 अपवर्तनांक वाले माध्यम में प्रवेश करता है तो माध्यम में इसका तरंगदैर्ध्य जो होता है वह 400 नैनोमीटर होती है। अगर इसी को आप दूसरे तरीके से हल करना चाहते हैं, इसके लिए दूसरा फार्मूला भी होता है। एक फार्मूला होता है n2 अपान n1 बराबर लैम्डा 1 अपान लैम्डा 2, जहां n1 बराबर निर्वात होता है जिसका मान 1 हो, और n2 बराबर इसका मान 1.5 दिया है। लैम्डा 1 का मान 600 नैनोमीटर दिया है। लैम्डा 2 का मान ज्ञात करने के लिए आप फार्मूले में रख दीजिए, यहां से लैम्डा 2 बराबर आप ज्ञात करेंगे तो लैम्डा 2 बराबर आएगा लैम्डा 1 गुणे n2 बटा n1। लैम्डा 2 बराबर लैम्डा 1 का मान 600 गुणे n2 का मान n2 नहीं n1, ये n2 इसका मान रखेंगे तो n1 का मान 1 और n2 का मान 1.5, यहां से इसको काट देंगे आप दशमलव हटा के, तब भी आएगा 400 नैनोमीटर। इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। आइए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वो क्या कहना चाहता है हमसे मॉडल पेपर में। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति है। कह रहा है आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति है। कह रहा है आधुनिक मतानुसार बताइए कि प्रकाश की प्रकृति कैसी है। पहला पॉइंट कह रहा है कि केवल तरंग प्रकृति। कह रहा है कि केवल तरंग प्रकृति। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि केवल कोण की प्रकृति, केवल कोण की प्रकृति। तीसरा पॉइंट कह रहा है कि तरंग एवं कोण की प्रकृति। और चौथा पॉइंट हमसे कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं, तो आइए जानते हैं कि इनमें से कोई नहीं ये क्या है। केवल तरंग प्रकृति का कह रहा है कि आधुनिक मतानुसार प्रकाश की प्रकृति कैसी है, इसी की विवेचना करनी है हमको। कह रहा है कि जो आधुनिक मतानुसार प्रकाश जो है तरंग के रूप में होता है। फिर कह रहा है कि केवल कण के रूप में होता है।
कह रहा है तरंग एवं कण दोनों के रूप में होता है, और कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आइए एक एक पर बात करते हैं। सबसे पहले अगर प्रकाश को देखा जाए तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश किरण के रूप में होती थी, जिसको हम किरण पढ़ते थे, आरेख बनाते थे और किरण के रूप में पढ़ते थे कि प्रकाश एक किरण के रूप में होता है जो एक सीधी रेखा में चलती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, आपने पढ़ा होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक सीधी रेखा में चलती है और एक किरण की भांति व्यवहार करती है। उसके बाद आपने तरंग की प्रकृति पढ़ी। तरंग की प्रकृति पढ़ी कि जो प्रकाश होता है वो तरंग की भांति व्यवहार करता है। जैसे आपने कई चैप्टर पढ़ा होगा, सबसे पहले विवर्तन पढ़ा होगा आपने, विवर्तन, फिर उसके बाद व्यतिकरण पढ़ा होगा आपने, फिर आप ध्रुवण पढ़े होंगे कि ध्रुवण। ये तीनों प्रॉपर्टीज इस बात को प्रदर्शित करती थी कि इस प्रकाश का नेचर जो है वो तरंग की प्रकृति का है। जैसे विवर्तन किसे कहते हैं? विवर्तन आप पढ़े होंगे कि अगर कोई अपारदर्शी माध्यम प्रकाश के मार्ग में रख दिया जाए और प्रकाश यहां से किसी सोर्स द्वारा प्रकाश भेजा जाए इस पर, अगर किसी सोर्स द्वारा प्रकाश भेजा जाता है तो इसके किनारों द्वारा प्रकाश की किरणें कुछ मुड़ जाती हैं। अच्छा, प्रकाश की इस मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। तो ये जो घटना घटित होती थी वो ये मानकर घटित होती थी कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलता है। दूसरी बात आ गई, व्यतिकरण किसे कहते हैं? व्यतिकरण आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि व्यतिकरण अगर समान आवृत्ति की दो तरंगे एक ही माध्यम में एक ही दिशा में अध्यारोपित हो, एक ही दिशा में अध्यारोपित हो, तो जिन बिंदुओं पर अध्यारोपित होती है उनका परिणामी और अन्य बिंदुओं पर उनके परिणामी जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। उनके परिणामी अन्य बिंदुओं पर भिन्न भिन्न होते हैं। कहीं पर बहुत अधिक मात्रा में तीव्रता होती है और कहीं पर तीव्रता बहुत कम मात्रा में होती है। इसके आधार पर आपने पढ़ा होगा कि व्यतिकरण दो प्रकार का होता है। पहला आपने पढ़ा होगा कि व्यतिकरण एक संपोषी होता है और एक आपने पढ़ा होगा कि विनाशी व्यतिकरण होता है। तो व्यतिकरण के बारे में हम नहीं पढ़ाएंगे, बस हमने आपको बताया कि व्यतिकरण क्या होता था। मतलब इनके अध्यारोपण होने के कारण उनके भिन्न भिन्न बिंदुओं पर उनकी तीव्रताएं भिन्न भिन्न होती थी और उनका परिणामी तीव्रता भी उससे भिन्न होती थी। इसी को हम लोग व्यतिकरण कहते थे। तीसरी बात आ जाती है ध्रुवण की। ध्रुवण किसे कहते हैं? तो आप पोलराइजेशन जानते होंगे कि पोलराइजेशन किसे कहते हैं। जैसे जब आप प्रयोग में बताया गया कि आप एक टूरमैलिन का क्रिस्टल ले लीजिए। एक टूरमैलिन क्रिस्टल होता है, उस क्रिस्टल को ले लीजिए और उस पर प्रकाश की किरणें आपतित कराइए। जब प्रकाश की किरणें आपतित होती थी तो प्रकाश की किरणें तरंगों के रूप में आपतित होती थी, तो उनका वाइब्रेशन होता था और अगर तरंग वाइब्रेट कर रहा है, इधर उधर मूव कर रहा है, तो उनको इस तरीके से अरेंज करते थे कि वो जो टूरमैलिन क्रिस्टल है ये तरंगों की जो गति है उस टूरमैलिन के अक्ष के समांतर हो। तो उनसे केवल कुछ ही प्रकाश की किरणें बाहर निकल पाती थी और कुछ रुक जाती थी और कुछ बाहर निकल जाती थी, और जो निकलती थी वो एक दिशा में निकलती थी, इस तल के लंबवत निकलती थी। उसको हम लोग समतल ध्रुवण कहते थे। अच्छा, समतल ध्रुवण कहते थे तो उसी घटना को हम लोग ध्रुवण कहते हैं। अर्थात कहने का मतलब आपने कूलर यूज किया होगा। अच्छा, कूलर यूज किया होगा तो उसमें एक हवा को एक तरफ करने के लिए और एक तरफ ऊपर नीचे करने के लिए आपको उसमें पट्टी जैसा परत लगाया रहता है। अच्छा, पट्टी जैसे परत, जैसे ही आपने पट्टी को थोड़ा सा मूव कराया, आप जहां चाहते हैं हवा वहां जाएगी, जिधर आप मूव कराना चाहते हैं उधर करा लें। तो वो भी अगर एक तरह से देखा जाए तो पोलराइजेशन की क्रिया पर ही आधारित है। तीसरी बात, मतलब इन तीनों बातों से यह स्पष्ट हो चुका कि
ये जो प्रकाश है वो तरंग की भांति व्यवहार करता है। दूसरी बात, जो कण की प्रकृति है, आइए हम लोग थोड़ा कण के बारे में भी जान लेते हैं कि कण की प्रकृति क्या होती है। कहा जाता है कि जब किसी द्रव्य के साथ प्रकाश अन्योन्य क्रिया करता था, जब किसी कण के साथ प्रकाश अन्योन्य क्रिया से इस प्रकार व्यवहार व्यक्त करता है कि वो उस पर आपतित होने वाली जो प्रकाश किरण है वो बंडलों या फोटानों के रूप में उत्सर्जित होती थी, जिसे हम लोग कह सकते थे कि यह इस बात को प्रदर्शित करता है कि प्रकाश के अंदर कणों की प्रकृति भी उपस्थित है, अर्थात तरंग की भी प्रकृति उपस्थित थी। और दूसरे माध्यम द्वारा पता चला कि कण की भी प्रकृति उपस्थित थी। दोनों से निष्कर्ष निकाला गया कि प्रकाश केवल तरंग नहीं है और प्रकाश केवल कण नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि प्रकाश एक प्रकार की तरंग भी होती है और प्रकाश एक प्रकार का कण भी होता है। और दोनों को आपसे कोई पूछ दे प्रकाश क्या है, तो तुरंत कहिएगा कि प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है, जिसमें विद्युत क्षेत्र भी होता है और चुंबकीय क्षेत्र भी होता है। तो आप इसके द्वारा दोनों निष्कर्ष से आप इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रकाश न तो केवल तरंग है और न केवल कण है, अर्थात प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करती है और कण की भांति भी व्यवहार करती है। इसलिए इसका तीसरा ऑप्शन सत्य है कि प्रकाश कण की भांति भी व्यवहार करेगा और तरंग की भांति भी व्यवहार करेगा। आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है। कह रहा है कि अर्धचालकों में वैद्युत चालन होता है। पहला पॉइंट कह रहा है कि कोटरों द्वारा, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन द्वारा, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों द्वारा, और चौथा पॉइंट कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो आप एक डायोड वाला चैप्टर पढ़े होंगे, संधि डायोड, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि अर्धचालकों में वैद्युत चालन न तो केवल कोटरों द्वारा होता है, न तो केवल इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। इसमें वैद्युत चालन कोटरों एवं इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। कोटरों के द्वारा वैद्युत, इसमें ऑप्शन जो है कोटरों तथा इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वैद्युत चालन होता है। उसमें आपने पढ़ा होगा कि कोटर जो होता था वो धन आवेशित होता था और इलेक्ट्रॉन जो होता है वो ऋण आवेशित होता है। अर्थात उसमें जब आप पीएन संधि पढ़ रहे होंगे तो आप पढ़े होंगे कि जो पी वाली संधि होती है वो कोटरों द्वारा मिलकर बनी होती है और जो एन वाली संधि होती है वो इलेक्ट्रॉनों द्वारा मिलकर बनी होती है। जब पी संधि प्लस चार्ज से बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ती थी और एन सिरा बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ता था तो उसमें अग्र अभिनत जनरेट होता था, तथा ये वाला पी वाला सिरा जब माइनस सिरे से जुड़ता था और एन वाला जब प्लस सिरे से जुड़ता था तो इसमें पश्च अभिनत जनरेट होता था, जिस कंडीशन पश्च अभिनत या उत्क्रम अभिनत उसको कहते हैं। इस कंडीशन में धारा नहीं बहती है, केवल अग्र अभिनत जब ये प्लस से जुड़ा होता है, ये माइनस से जुड़ा होता है, तभी वैद्युत चालन तभी धारा बहती है। तो अगर निष्कर्ष निकालना चाहे तो अर्धचालकों में वैद्युत चालन कोटरों एवं इलेक्ट्रॉनों द्वारा होता है। अच्छा, कोटरों इलेक्ट्रॉन को तो आप समझते ही हैं। कोटरों का मतलब समझ लीजिए कि एक धनावेश, ये एक भाग होता है जिसमें धनावेश पाया जाता है, उसी को हम कोटर कहते हैं। ये रहा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। बहुत अधिक समय नहीं लेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर, हम लोग चलेंगे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। आइए अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि गतिशील आवेश के कारण कौन कौन सा क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है। कोई गतिशील आवेश है, जैसे मान लीजिए ये कोई चालक तार है, ये कोई चालक तार है। जब कोई चालक तार होगा तो चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। जब चालक तार है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे। जब तक इस चालक तार को किसी बैटरी द्वारा नहीं जोड़ा जाता है तब तक ये इलेक्ट्रॉन ब्राउनी गति करते हैं, इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती है, इधर उधर गति करते हैं। मतलब अगर उस कंडीशन में देखा जाए तो इन सभी इलेक्ट्रॉनों के, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग निकाला जाता है शून्य होता है। इसी वेलोसिटी को हम लोग रैंडम वेलोसिटी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे आच्छादित वेग किसे कहते हैं तो कह सकते हैं कि यदि कोई चालक तार है और उसमें धारा बैटरी नहीं जोड़ी गई है तो बैटरी नहीं जोड़ी गई, इसका मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है, एक बार इधर गति करता है, एक बार इधर गति करता है, एक बार इधर गति करता है, चारों तरफ गति करता है और गति करते करते सबका औसत वेग एक शून्य प्राप्त हो जाता है, जिसे हम आच्छादित वेग कहते थे। लेकिन जैसे ही इसको बैटरी से जोड़ देते हैं इस पर एक बल लगने लगता है जिसको आप जानते होंगे E बराबर एफ बाई क्यू। तो एफ बराबर आप निकालते होंगे E इंटू क्यू, जिसके कारण ये निगेटिव चार्ज होता है इसके पास, बैटरी का ये धन सिरा हो जाएगा और ये ऋण सिरा हो जाएगा, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित दिशा हो जाएगी और इसमें इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहने लगेंगे। जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहने लगते हैं तो होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहेगा तो होगा क्या, जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो उसके चारों तरफ एक क्षेत्र स्थापित होता है जिसको आप कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र। केवल एक ही क्षेत्र नहीं स्थापित होता है। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों तरफ दो प्रकार के क्षेत्र जनरेट होते हैं। एक क्षेत्र को हम वैद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रो फील्ड कहते हैं तथा दूसरे क्षेत्र को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। दोनों क्षेत्रों को एक साथ मिला के अगर आप कहना चाहें तो कह सकते हैं कि इसको मैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाए तो कितने प्रकार के क्षेत्र जनरेट हो सकते हैं, तो आप कहिए कि यदि किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाएगी तो उसमें दो प्रकार के क्षेत्र जनरेट होंगे। एक क्षेत्र को वैद्युत क्षेत्र कहेंगे, एक क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे और दोनों को मिला के एक साथ बोलेंगे कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाएगी तो उस चालक तार के चारों तरफ विद्युत चुंबकीय क्षेत्र स्थापित होगा। आइए एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको। आपने बड़ा वाला पोल देखा होगा, जो इस तरीके से बना रहता है, ऐसे फिर ऐसे बना रहता है। उस बड़े वाले पोल को आपने देखा होगा, खूब अच्छी तरीके से देखा होगा। अच्छा, इस बड़े वाले पोल पर लाइट का ये बड़ा वाला पोल जिसके ऊपर एक प्लेट लगा होता है जिस पर लिखा होता है डेंजर। अच्छा, ये डेंजर का प्लेट क्यों लगा होता है? जब इस पोल से लाइट गुजरती है तो जैसे मान लीजिए आप पोल पर चढ़ रहे हैं और जैसे ही पोल पर चढ़ेंगे डेंजर से कुछ ऊपर जाएंगे। डेंजर ने आपको क्या कहा? खतरा। इसके ऊपर जाओगे तो खतरा हो जाएगा। तो आपने इसका नहीं सुना और आपने पोल पर चढ़ते गए कुछ दूर यहां तक चढ़े तो ये डेंजर वाला प्लेट कहेगा न चढ़ो भैया, ऊपर जाओगे तो बहुत समस्याएं हैं। लेकिन तुमने इसका सुना नहीं। जैसे ही थोड़ा सा और ऊपर चढ़ा, समस्याएं थोड़ा थोड़ा अनुभव करने लगेंगी। जैसे थोड़ा सा और ऊपर चढ़ोगे, जैसे ही यहां पहुंचे
तो हल्का हल्का तुमको करंट भी फील होने लगेगा। जैसे ही थोड़ा सा और ऊपर पहुंचे तो इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा। और जब चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाएगा तो फिर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आपको टॉफी दिखा के बुला लेगा, कहेगा आ जाओ भैया टॉफी खा लो, और अपने पास चिपका लेगा और आपको परमानेंट डिफ्यूज कर देगा। इट्स ओके। अगर इसकी बात करें तो इसने क्या बताया, जब आप अपने घर पर कभी आप तार जोड़ने जाइए, जब अपने घर पर कभी तार जोड़ने जाएंगे, इलेक्ट्रिक का तार जोड़ने जाएंगे, तो अगर लाइट है, आपने तार को तार से कनेक्ट करा दिया, तब तक ये तार एक दूसरे को नहीं छोड़ता जब तक कि लाइट नहीं भगती। जैसे ही लाइट भगती है, ये तार एक दूसरे को अगर तनाव पर होगा तो छोड़ देगा और ये तार एक दूसरे से अलग हो जाएगा। तार अलग हो जाएगा। इससे आपने क्या सीखा कि जब तक लाइट थी तब तक इनके बीच चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हुआ था, एक दूसरे के बीच चुंबकीय बल लग रहा था, जिसके कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे। जैसे ही लाइट भगी, चुंबकीय क्षेत्र गायब हो गया, और चुंबकीय क्षेत्र गायब हो गया तो ये एक दूसरे को छोड़ दिए। मतलब इन चीजों से हमने क्या निष्कर्ष निकाला कि किसी चालक तार में अगर धारा प्रवाहित की जाती है तो दो प्रकार के क्षेत्र जनरेट होते हैं। एक क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र तथा दूसरे क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, और दोनों को एक साथ मिला के विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अगली बात आ जाए, अगला क्वेश्चन आ जाए। आ जाओ भाई आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एप्सिलॉन नॉट तथा एप्सिलॉन नॉट तथा म्यू नॉट में संबंध मतलब रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। आइए हम लोग सीखते हैं कि दोनों के बीच क्या संबंध होता है। आपने जब कूलाम का नियम पढ़ा होगा तो पढ़ा होगा कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, फिर पढ़ा होगा कि F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², और दोनों को एक साथ मिला के पढ़ा होगा कि F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा r², और सबको एक साथ मिला के इस प्रोपोर्शनल को हटा दिया होगा और पढ़ा होगा कि F इक्वल टू K Q1 Q2 अपान r²। अच्छा, उस कंडीशन में आपने यह भी पढ़ा होगा कि इस K का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। अच्छा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और आपने इसको यह भी पढ़ा होगा कि इसका मान 10 के पावर 9 होता है। 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इतना आपने पढ़ा होगा। जब आपने एप्सिलॉन 0 का मान निकाला होगा तो आप लोगों को याद होगा कि 0 का मान 8.85 गुणे 10 के पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आया होगा। क्योंकि हमको संबंध निकालना है, ये सब आप जानते हैं। दूसरा ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा सा आपके दिमाग में इमेज बन जाए। आइए दूसरी बात करते हैं। आपने एक म्यू नॉट को पढ़ने से पहले आपने एक चालक तार पढ़ा होगा जिसमें बायो सेवर्ट का नियम था। बायो सेवर्ट ने क्या कहा कि यदि कोई चालक तार हो और उसका एक छोटा सा खंड डेलियल हो, और किसी पॉइंट पर इसके कारण अगर इसमें धारा I प्रवाहित हो रही हो, तो किसी पॉइंट P पर इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, अगर इनके बीच कोण थीटा बन रहा हो, ये r दूरी पर हो, तो इनकी जो तीव्रता होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी, वो होगी B इज प्रोपोर्शनल टू I। फिर कहा B इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा L।
कहा v इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, फिर कहा v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सबको एक साथ मिला दिया और कहा कि b इज प्रोपोर्शनल टू i डेल l साइन थीटा अपान r²। बी प्रोपोर्शनल हटाया तो बराबर लगा दिया, और जैसे ही बराबर लगाया तो एक को कांस्टेंट लगा दिया, म्यू नॉट अपान 4 पाई i इंटू डेल एल साइन थीटा अपान r², इतना लगा दिया। आपने यह भी पढ़ा होगा कि म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर 10 टू द पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, इतना होता है। तो सब कुछ आपने जान लिया। आइए हम लोग मान रख के इसका संबंध निकाल लेते हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहूं कि आप लिख सकते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 9 गुणे 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। दूसरा संबंध निकालते हैं कि म्यू नॉट अपान 4 पाई बराबर 10 टू द पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ये इक्वेशन दूसरा हो गया। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में दोनों को एक दूसरे से गुणा कर दीजिए। जैसे ही एक दूसरे से गुणा करेंगे तो हम देखेंगे, गुणा मत करिए, समीकरण 1 में समीकरण 2 की भाग दे दीजिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 की भाग दे दीजिए, समीकरण 2 में समीकरण 1 की भाग दे दीजिए। समीकरण 2 में समीकरण 1 की भाग देंगे तो आएगा म्यू नॉट अपान 4 पाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से ये ऊपर जाएगा और यहां से ये बचेगा 10 टू द पावर -7 बटा 9 गुणे 10 टू द पावर 9। यहां से 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ये एप्सिलॉन ऊपर चला जाएगा, तो यहां से हो जाएगा म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर -7 बटा 9 गुणे 10 टू द पावर 9। इसको अगर लिखना चाहें तो म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 गुणे 10 टू द पावर, ये नीचे आएगा तो घात जुड़ जाएगी, 16 घात हो जाएगा। अगर इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/, इसको आप लिख सकते हैं कि 3 गुणे 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। दोनों को मिला के आप लिख सकते हैं एक साथ कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर हमने निकाल लिया है आपको 3 गुणे 10 के पावर 8 का स्क्वायर। अगर इसको लिखना चाहें आप तो एप्सिलॉन नॉट बराबर ये होता है स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल, तो हम इसको लिख सकते हैं c²। अर्थात इसको c² बराबर अगर लिखना चाहें तो 1/म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, तो c इक्वल टू 1/√एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट। या छोड़ दीजिए यहीं पे, या इसको लिखना चाहें तो एक तरीका से और लिख सकते हैं कि म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/c। बंद करिए।